Very good morning everyone. We are dealing here with the subject of administrative law. In our last lecture we conducted with the syllabus of administrative law, nature, introduction, meaning and definition of this chapter. Now here we are going to see the nature scope of administrative law. Administrative law deals with the powers of administrative authorities, exercise of such power, remedies for aggrieved persons by such law. यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है उन पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से जो एक्सरसाइज करता है, जो उन पावर्स, उन रेमेडीज को फॉलो करवाती है उन लोगों को जिसको इसकी ज़रूरत होती है. Then administrative process is considered as a necessary evil in all progressive society, particularly in a welfare state. Such process may affect the right of the citizen. यहाँ पे एक स्टेट को, एक सोसाइटी को वेलफेयर करने के लिए या फिर उसको प्रोग्रेसिव, उसको डेवलप करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का कंसीडर करना या उसको फॉलो करवाना ये बहुत ज़रूरी है. सच प्रोसेस में इफेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन. सच प्रोसेस जो है वो इफेक्ट करता है सिटीजन्स को, उनके राइट से. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सपैंडिंग सोशो इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड इंक्रीज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सपांड करता है सोशो इकोनॉमिक फंक्शन को और उस गवर्नमेंट का पावर इंक्रीज करता है. As we seen in the introduction part, how the politicians and governmental servants use and misuse their powers. It has become immensely important in developed societies since the relationship of individual with the authorities has also become complex. It is very important to develop the societies, okay, from one state to another state, from one company to another company, या one country to another country. The relationship of the individual, मतलब वो जो relationship है एक दूसरे से वो better करने के लिए भी administrative law को follow करना बहुत ज़रूरी है. It is that branch of a public law that dictates how governmental agencies and offices are to work both at central and the state level. यहाँ पर ये बताता है कि स्टेट और सेंट्रल लेवल को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से बैलेंस कर उसको ये एजेंसी चलानी है. देन इट इज मोस्टली judge made laws that provides guidelines for a public administration and ensuring a public welfare. एक पब्लिक वेलफेयर को मैनेज करने के लिए, वेलफेयर या एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने के लिए हमको इसके गाइडलाइंस को फॉलो करना है. It includes the rule-making power of administrative bodies wherein a higher legislative officers delegate their powers to ensure better administration and implementations. Rules and regulation quasi-judicial function of administrative agencies, legal liabilities of a public authorities and ensure that the executive wing of the democracy treat the public fairly. यहाँ पर जो बेटरमेंट के लिए जो हम लोग कर रहे हैं वो सब कुछ रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करवा रहे हैं ये ऑब्वियसली ये बहुत बेनिफिट है और ये एक ऐसा विंग है जो डेमोक्रेसी ट्रीट करता है पब्लिक को फेयरली, मतलब पब्लिक को फेयरली ट्रीटमेंट देता है उसको जस्टिस दिलाने के लिए. देन बाय लॉर्ड डाइनिंग, यहाँ पर लॉर्ड डाइनिंग ने उनके व्यूज दिए हैं. प्रॉपरली एक्सरसाइज द न्यू पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव लीड्स टू द वेलफेयर स्टेट बट अब्यूज्ड दे लीड टू द टोटलिटेरियन स्टेट. मीन्स वो कहते हैं कि अगर प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे हम ये पावर्स का, ये न्यू एग्जीक्यूटिव पावर्स का, तो हम लोग ऑब्वियसली लीड करेंगे एक वेलफेयर स्टेट में. अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो एक टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्शन होगा, उसको लीड देंगे. मीन्स
What is totalitarian state? It is one which like to control and interfere in almost every sphere of a human life. There is no place for a fundamental rights and civil liberties in such a state. मतलब यहाँ पे कोई प्राइवेटेशन नहीं होगा. हर एक स्टेट हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद होगा. उसको पूरी राइट्स रहेंगी हमारे इसमें इंटरफेयर करने के लिए. इट इज इन वन विच द स्टेट हैज फुल कंट्रोल ओवर द होल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. नो पार्ट ऑफ हिज लाइफ इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. ठीक है, यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स है जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से. दैट इज हु आर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय सच अथॉरिटीज, limitation of such powers exercised by authorities, powers, procedure for using administrative powers has been observed. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, उनके पावर्स क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या है पावर्स के, ये सब कुछ यहाँ पर डिफाइन किया गया. आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हो आपके ओन वर्ड्स में. Now that scope of administrative law is as under. It deals with law making power of administrative authorities under common law and various statutes. ये डील करता है उन कॉमन लॉ को लॉ मेकिंग पावर्स से. Then judicial and quasi judicial power of administrative authorities, court and tribunal deal with the problem and remedies under article 136 and 227 of the Constitution of India. What is judicial and judicial, as we know, and quasi-judicial? Quasi-judicial is defined as an action by an administrative agency which ascertains certain facts, hold hearing, weight evidence, makes the conclusion from the fact as a basic for their official action. Okay, और यहाँ पर ये डील करता है उन प्रॉब्लम्स को, उन रेमेडीज को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 136 and 227. Executive power of administration, that is a certain concentration of the powers. Then power of the court to supervise administrative authorities, legal liability of a public servant. ठीक है, एक लीगल लाइबिलिटीज क्या क्या होती है पब्लिक सर्वेंट की, एंड पावर्स ऑफ द कोर्ट्स क्या होते हैं सुपरवाइज टू द एडमिनिस्ट्रेटिव. एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या होते हैं वो सब इसमें यह है. यहाँ पर MC जैन ने यहाँ पर उनके व्यूज से स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव को डिफाइन किया गया है. देन रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. नाउ हियर वी सी with what are the reason for the growth of administration. Change in the nature of the scope. Police state has changed to a welfare state in 20th century. The traditional function of the state, that is defense and administration of justice, has undergone a drastic change. The state undertakes various functions for the benefit of the people in the 20th century. 20th century में police state चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ टू अ वेलफेयर स्टेट in the 20th century. Then traditional function of the state, that is defense and administration of justice, has undergone a drastic change. जो traditional functions थे उनके वो ये 20th century में drastic change में convert हुआ. They taken a drastic changes in that. Then due to this all that benefits that arise or get to the people in this 20th century. Shortcoming of the judicial system. The judicial system has proved to be inadequate to decide all types of dispute. It was slow, expensive, complex and having various other drawbacks. जो हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत लेंदी है, as we know that. तो यहाँ पर शॉर्टकमिंग्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम को बनाए गए हैं. यहाँ पर हर तरीके के डिस्प्यूट्स को हम लोग हैंडल करते हैं, डिसाइड करते हैं. बिकॉज जैसे JMFC का कोर्ट बनाया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है,
बहुत अलग अलग कोड सभी का इन्वेंशन हुआ है, जिससे हम लोगों को जल्दी उसके रिजल्ट, जल्दी उसके जजमेंट्स पास होते हैं। अदरवाइज ये पहले बहुत स्लो था, एक्सपेंसिव था। there have lots of drawbacks. Then inadequate legislative process. The legislative process is not capable of laying down detailed rule and regulations for the functioning of the state. यहाँ पर प्रोसेस, लेजिस्लेटिव का जो प्रोसेस है वो कैपेबल नहीं है कि सारा कुछ डिटेल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें स्टफ करना। यहाँ पर जो स्टेट से रिलेटेड है वो स्टेट से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि सारा स्टेट, सारी सोसाइटी उसे प्रॉपरली फॉलो कर सके। Reform in the social life. The social aspect has undergone a drastic change amongst the citizens of the state. More and more laws were required to deal with the complex situations amongst the daily life of the citizen. Means हमें ये चेंज करना है, जो कि बहुत सारे लॉज हमें बनाना चाहिए, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज जो डेली लाइफ के जो डेली डिस्प्यूट्स है जो हमारे सामने आ रहे, उसको हैंडल करने के लिए, उसको फेस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉ की ज़रूरत है। और कुछ लॉज है जिससे हमें अमेंड करने की भी ज़रूरत है, जो अभी हो रहे हैं कुछ। Then increasing demand from the people. Only defining rights of citizen was not sufficient, but also solving their problems was more important. Means कोई citizens का right उनको दिखाने से कोई फायदा नहीं है या वो sufficient नहीं है, बल्कि उनकी उन problems को solve करना ये ज़्यादा important है। Scope for experiment. The present lawmaking process is time consuming and cannot deal with all problems of the society. Therefore, it is necessary for a different aspect for making laws. जो अभी के present law making process है वो time consuming है, लेकिन but cannot deal with the all problem of the society. लेकिन वो सारी problem society के deal कर सक रहा है क्या? नहीं। तो हमें different aspect of law making की ज़रूरत है। Preventive measures. liquor shops जो है उसको हम लोगों को एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जिसके पास लाइसेंस है वही वो शॉप ओपन कर सकता है। हर किसी के रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो कोई भी लिकर शॉप्स कोई भी जगह जगह पर खोल सकता था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं खोल सकता है, बिकॉज जिसके पास लाइसेंस नहीं होता वो शॉप, वैसे शॉप्स ओपन नहीं कर सकते हैं। या फिर रेट फिक्सिंग, हर किसी का रेट फिक्स्ड होना चाहिए मार्केट में, ताकि हम कहीं पर भी जाए तो हमारे साथ जस्टिस हो, पार्शलिटी ना हो, क्योंकि हर शॉप में अलग अलग रेट होंगे। अदरवाइज अगर रेट फिक्सिंग नहीं होगा तो दैट ऑल आर हियर, that all comes under the preventive measures. State economy. The administrative authorities framed national policies and plans for achieving goals contained in the Constitution of India. मतलब जो administrative authorities है वो फ्रेम करता है नेशनल पॉलिसीज एंड प्लान्स। कोई एक कॉलोनी के हद तक कुछ होना रूल्स नहीं बनाता। ये पूरा एक नेशनल फ्रेम वर्क या नेशनल पॉलिसी वर्क होता है, जो पूरे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका जो बिल पास होता है वो हमारे दोनों हाउस में पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो हमारे ये जो भी अथॉरिटीज के जो रूल्स प्लान्स पॉलिसीज जो होते हैं वो नेशनल लेवल के होने चाहिए, ताकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर स्टेट में, ऑल ओवर सोसाइटी में उसको फॉलो करवाना हमें चाहिए। देन रेगुलेटरी मेजर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इम्प्लीमेंट रेगुलरली measures in relations to industrial production, manufacture and distribution of essential commodities.
और यहाँ पर जिसको भी जो भी ज़रूरतमंद है उसको सारा इसेंशियल कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए विदाउट एनी पार्शलिटी. Then population increase in the population creates a burden upon the legislative process to implement various laws of for a various needs of a growing population. मतलब obviously जो हम लोग problems face कर रहे हैं ये सब कुछ due to the overpopulation से क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं. वी नो दैट ये बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करता है लेजिस्लेटिव में, उनके प्रोसेस में. ठीक है, उन सफिशिएंट फूड या सफिशिएंट जॉब्स, सफिशिएंट वी कांट गिव एनीथिंग सफिशिएंटली टू एनी पीपल टू सर्वाइव देयर लाइफ अगर ओवर पॉपुलेशन होगा तो. Industrialization lead to various labor issues. Administrative machinery was needed to solve such issues. इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगा मतलब जो भी इंडस्ट्रीज बंद होंगे तो ऑब्वियसली हम लोग लेबर इश्यूज का प्रॉब्लम फेस करेंगे. इंडस्ट्रीज बंद होंगे तो हम लोग ये लेबर्स को काम नहीं मिलेगा. अगर लेबर्स को काम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हम लोग वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे इकोनॉमी में इफेक्ट होगा. To solving this all we have to solve the problems of industrialization with the help of administrative machinery. Then change in the concept of the state from laissez-faire to social welfare. Administrative law is recognized as the most outstanding legal development of the 20th century. Means 20th century का ये सबसे बड़ा डेवलप्ड रिकॉग्नाइजेशन है, ये डेवलप्ड concept है. In 19th century it was characterized by the welfare state wherein there was a minimum governmental control. जहाँ पे governmental control था, means politicians as we seen how the politicians and government agents have misused their powers. We know that white collar crime, about white collar crime we know, everyone knows that free internship, contractual freedom, etc. individual theories flourished in this period. The state played a negative role. It was primarily a police state which helped in maintenance of law and order. पुलिस स्टेट था इसलिए कहीं कुछ मैनेज होता था लेकिन कहीं कुछ ज़्यादा नहीं होता था. प्रोटेक्टिंग द नेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, dispensing justice to its citizens and collecting taxes for financing such activities. However, in the 20th century, the evil of this system was released. जैसे कि 20th century में इसका सारा जो evil system था वो release हो चुका था. And thank you. We are going to conclude with today's lecture. We'll meet in next lecture with the next topic. Thank you. Please don't forget to like, share and subscribe, and please click on the bell icon. Thank you so much. Meet you in next lecture.